चलिए लास्ट क्लास के अंदर जो भी हमने बातें की थी फटाफट से रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात तो टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब करंट। करंट के लिए कौन सा चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस चैप्टर में हम लाइट डालकर किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अच्छा, लाइट डालकर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, क्या और भी कोई तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए? बहुत सारे, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। पहला, हीट देके इलेक्ट्रॉन निकालें, थर्मोआयनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर निकालें, फील्ड इमिशन। लाइट डालकर निकालें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फील्ड इमिशन या थर्मोआयनिक इमिशन, इन सब के लिए मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या कहलाता है? ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसको देने पर ही वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, ये वर्क फंक्शन। क्या ये जो वर्क फंक्शन होता है वो H इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या न्यू नॉट को, फ्रीक्वेंसी को C बाय लैम्डा, लेकिन लैम्डा नॉट ये होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने पर ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इससे कम डाला तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे ज्यादा हुआ तो। अच्छा, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक होगा। ये है जो लाइट गिराया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के या तो इक्वल या उससे ज्यादा। लैम्डा नॉट और लैम्डा, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और ये है वेवलेंथ। जो भी लाइट डाली जा रही है उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल या उससे कम। कम यहां कम क्यों है? क्योंकि वेवलेंथ जब ज्यादा होती है तो ये वाली वैल्यू कम होती जाती है, तो एनर्जी कम ना हो जाए। अच्छा, फोटोन के बारे में बात की थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मान लीजिए ये एकदम रफली आइडिया ले रहा हूं, ये है कोई सरफेस, अभी लास्ट क्लास की बात चल रही है ना, ये है कोई सरफेस, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कब निकालेगा? इसका कुछ क्या है, एक प्रॉपर्टी, क्या है? वर्क फंक्शन। मान लो इसका वर्क फंक्शन जो है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आएगी तो ही ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, कौन सी एनर्जी आएगी? कभी हीट के फॉर्म में आएगा, कभी फोटो इलेक्ट्रिक में लाइट के फॉर्म में आएगा। तो यहां से लाइट आ रही है। अच्छा, लाइट किससे मिलकर बना होता है? फोटोन से। तो एक फोटोन के बारे में बात करते हैं। एक फोटोन, क्या एक फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू H न्यू। यहां पर ये जो न्यू है वो है इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी। यहां पर जो H न्यू नॉट होता है वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों में डिफरेंस। क्या मैं इसको Hc बाय लैम्डा भी लिख सकता हूं? क्या इसको 12,400 अपॉन लैम्डा। यहां पर ये जो वर्क फंक्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट। ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन में। ये किस में होना चाहिए? तो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। वहां पर भी ये वाली वैल्यू, ये तो जूल में आएगा, और ये किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किस में आएगा? ये एंगस्ट्रॉन, ताकि एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो आया लाइट के बारे में। अच्छा, क्या एक ही फोटोन होता है? बहुत सारे होते हैं। तो इन सब की एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी जो होगी, एक की एनर्जी H न्यू, तो N की एनर्जी N इंटू H न्यू। अच्छा, मोमेंटम के बारे में बात की थी, मोमेंटम H बाय लैम्डा। अच्छा, किसका मोमेंटम है? फोटोन का। क्या फोटोन, क्या लाइट होता है? क्या लाइट का कलर एक ही होता है? विबग्योर, अलग अलग कलर्स होते हैं। अच्छा, अलग अलग कलर्स जो होते हैं, कलर्स अलग यानी कि वेवलेंथ अलग। सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा, तो रेड कलर की लाइट के फोटोन का मोमेंटम कम। तो हर एक लाइट के कलर के, जो अलग अलग कलर की लाइट होती है उनके फोटोन्स का मोमेंटम अलग होता है। एक मास के बारे में बात की थी हमने। मास जो होता है वो भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था, इक्वल्स टू mc² का। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा उस लाइट के फोटोन का मास कम होगा। सबसे हल्का फोटोन रेड कलर का होता है। ये हमने लास्ट क्लास तक बात की थी। आगे बढ़ते हैं।
इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा बात करना जरूरी है। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन या लाइट, इंटेंसिटी ऐसे लिखते हैं पूरी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कई जगह इंटेंसिटी आती है। जहां जहां इंटेंसिटी वर्ड आ जाए उस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी गिर रही है, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में कितना एनर्जी गिर रहा है, वो इंटेंसिटी है। किसी भी चीज की इंटेंसिटी होती है। जैसे अभी थर्मल फिजिक्स पढ़ा है ना सबने 11th में, अरे नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा। थर्मल फिजिक्स में एक चैप्टर आता है रेडिएशन। रेडिएशन अभी क्या मेरा रेडिएशन कब निकलता, मैंने एक बार पहले भी बताया था कभी, जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है तो वो बॉडी रेडिएशन निकालती है। क्या हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है क्या? नहीं, ये मना कर रही है। दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो। आज तक 0 केल्विन अचीव हुआ ही नहीं है। सबका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है। इवन हमारा टेम्परेचर बॉडी का हम क्या बोलते हैं, 237 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में आएगा 310। हमारा टेम्परेचर केल्विन में 310। 0 केल्विन से ज्यादा जिसका भी टेम्परेचर होगा वो सब रेडिएशन निकालता है। तो अभी हम सब रेडिएशन निकाल रहे हैं, तुमसे भी रेडिएशन निकल रहा है, इस मार्कर से, इस बोर्ड से, इस कैमरे से, ये भैया जो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उनके सबसे रेडिएशन निकल रहा है। दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो इंफ्रारेड होता है लाइट, जो हमसे जो रेडिएशन निकलता है वो होती है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इंफ्रारेड के लिए इंफ्रारेड कैमरेज लगते हैं, ड्रोन कैमरेज। पूरी मूवी देखी है, उसमें स्टार्टिंग में रात को अटैक करते हैं कहीं पर जंगल के अंदर, उनके पास जो दूरबीन बाइनोकुलर्स होती है उसमें अंधेरे में भी कुछ दिख जाता है कि भाई कुछ चल रहा है, एकदम जैसा लगता है जैसे कुछ आग चल रही है। वो आग ऑरेंज कलर का। तुमने मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड की जिसमें जंगल के अंदर कोई शेर खड़ा हुआ, मान लो शेर है और वो देख रहा है कि कोई इंसान आ रहा है, तो वो शेर का पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, तो उसको ऐसे जो ऑरेंज कलर का जो चलते हुए दिखाई देता है, उसको पूरी पिक्चर थोड़ी दिखाई देती है हमारे, उसको बस ऐसा लगता है कि ऑरेंज कलर से कुछ चल रहा है। वो क्या देख रहा है, वो उस ह्यूमन बॉडी से निकलने वाली हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको देख रहा है वो। और ह्यूमन से निकलने वाली हीट तो इंफ्रारेड होती है, और इंफ्रारेड को तो नॉर्मल हमारी आंखें जो है वो विजिबल लाइट को कैप्चर करती है। ये कैमरा विजिबल लाइट को कैप्चर करता है, हमारे फोन का सेल्फी कैमरा विजिबल लाइट को कैप्चर करता है। इंफ्रारेड के लिए तो अलग से कैमरे आते हैं, इंफ्रारेड लेंस। तो वहां पर जो इंफ्रारेड लेंस है, क्या मुझसे भी इंफ्रारेड एनर्जी निकल रही है क्या? क्यों? क्योंकि मेरा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। अच्छा, वो जो रेडिएशन निकल रही है वो हर जगह जा रही है, तुमसे भी जो भी निकल रहा है हर जगह जा रही है, तो यहां भी कुछ गिर रहा होगा। तो मेरे से जो रेडिएशन निकली, यानी कि रेडिएशन मतलब एनर्जी, मुझसे जो एनर्जी निकली वो इसके पर यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में कितना गिरेगा, वो इस इंटेंसिटी। हर चीज की इंटेंसिटी होती है। ये हम किसकी इंटेंसिटी बोल रहे हैं? जो हीट निकला उसकी। मुझसे निकलने वाली एनर्जी, कुछ हीट यहां भी गिर रही होगी, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, इसके पर यूनिट एरिया में पर सेकेंड कितना एनर्जी गिरा, वो मेरी इस पर इंटेंसिटी कहलाएगी। अब हम किसकी इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं? फोटोन यानी कि लाइट की। तो ये जो लाइट है, क्या यहां से फोटोन निकल रहे हैं? क्या फोटोन के पास एनर्जी hν होता है? क्या एक ही फोटोन होता है? बहुत सारे होता है। अच्छा, एक फोटोन जब यहां गिरा तो यहां पर कितनी एनर्जी गिरी? hν। तो पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी गिरी वो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी, हर चीज की इंटेंसिटी निकलती है। लेकिन क्या एक ही फोटोन है क्या? अच्छा, एक का निकला तो hν एनर्जी गिरी, 10 फोटोन आए तो 10 इंटू hν आया, 100 फोटोन आए तो 100 इंटू hν अपॉन में 80 आया। यानी कि जितने ज्यादा फोटोन आएंगे एनर्जी उतनी ज्यादा, एनर्जी उतनी ज्यादा, एरिया तो फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स, तो इंटेंसिटी ज्यादा। ये होता है इंटेंसिटी। क्या ये बोल सकता हूं क्या ज्यादा फोटोन आएंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा? क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी कम तो 10 की ज्यादा, 100 की ज्यादा, 1000 की और ज्यादा। मतलब जितने ज्यादा फोटोन्स आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी गिर रही है किसी भी सरफेस पर। मेरे से रेडिएशन की एक वेव निकली और वो एक वेव यहां गिर गई, तो एक वेव की एनर्जी कम है,
लेकिन हजारों वेव्स निकल रही है और यहां गिर रही है तो ज्यादा है, यानी कि इंटेंसिटी का सीधा सीधा लेना है नंबर्स। चलिए देखते हैं, एनर्जी फोटोन की क्या एच न्यू लिख दूं अपॉन में ए इंटू टी। ये क्या एक ही फोटोन है, कितने हो सकते हैं, एन, तो ये मैंने एन बोल दिया, एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा ये एन बाय टी, ये इसको बोलते हैं स्मॉल एन, ये होता है फोटॉन्स पर सेकेंड। तो क्या यहां से मैं इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूं कि स्मॉल एन एच न्यू अपॉन एरिया, ये आ जाए। अच्छा इंटेंसिटी की यूनिट पता है क्या, फिजिक्स में हर जगह वही होती है, एनर्जी मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहां लिख देता हूं जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा जूल पर सेकेंड कोई और यूनिट भी होती है क्या, वॉट, पावर, पावर की यूनिट होती है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो ये यहां पर ये चीज आ गई, एक चीज तो ये आ गई है ना। क्या मैं इंटेंसिटी को पावर पर यूनिट एरिया भी लिख सकता हूं, यहां एरिया से एरिया कैंसिल, तो जो पावर P है उसकी वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स ऑफ h न्यू। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जो हमें थोड़ा सा फील करना है इसमें हर तरह के क्वेश्चन में, उसके लिए काम है, बाकी तो और कुछ नहीं। पावर जो है वो आ गया हमारे पास में n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं। यहां पर इसकी वैल्यू h न्यू, न्यू को hc बाय लैम्डा। क्या मैं यहां से n की वैल्यू ये लिख सकता हूं क्या, p लैम्डा अपॉन hc, मैंने कल बोला था, ये पढ़ा हुआ है, तुमने बोला था हाँ। मुझे क्या क्या चीजें पता है यहाँ, कोई सी मान लो ये वाली लाइट है और एक ये वाली लाइट है, दोनों के लिए क्या h की वैल्यू सेम होगी, दोनों के लिए c की वैल्यू सेम होगी, लेकिन दोनों के लिए वेवलेंथ हो सकता है अलग अलग कलर की लाइट, दोनों की पावर, अरे ये 1000 वाट का होगा, मान लो ये 10 वाट का ही हुआ तो पावर भी अलग अलग हो सकती है, ये दोनों अलग अलग है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर दें। जब वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे आएगा P लैम्डा, ये आ जाएगा 6.62 10 टू द पावर -24, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये कितना आया -26, नीचे कितना आएगा 6 मान लो 19.2 19.8, चल जो भी है 8 है ना, ऊपर जाए, ऊपर कितना जाएगा ये 26, तो +26 +26 का 100 ले लें 100, तो यहां पर 100 बचेगा कितना 24, तो 100 इंटू 24 अपॉन लगभग 20, तो ये जो वैल्यू आएगी ना एग्जैक्टली 5 इंटू 10 टू द पावर 24 P इंटू लैम्डा। बहुत बेहतरीन चीज डेली लाइफ में सीखने लायक क्या है, n की वैल्यू ये है एक सेकेंड में कितने फोटोन आ रहे हैं, इसकी वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू पावर इंटू वेवलेंथ। अब सीखो, ये हमारे पास में एक बल्ब है जिसका, ये एक लाइट है जिसको मैंने बोल दिया 100 वाट की है, क्या P दे दिया, इससे बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ निकल रही। मान लो रेड कलर निकला, रेड कलर की वेवलेंथ मान लिया 7800, तो रेड कलर के फोटोन एक सेकंड में कितना गिरेगा, तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 100 वॉट है 100, और रेड कलर के फोटोन तो यह आ जाएगा 7800 एंगस्ट्रॉम। अब इसको ऐसा ही में रख देंगे। अच्छा ये कितने, ये वैल्यू क्या आने वाली है, फोटोन पर सेकेंड। हमारे घर में वो 20-30 रुपए के बल्ब आते हैं, येलो कलर की लाइट आते, पहले आते थे अब तो नहीं आते है ना, पहले बहुत तो पहले आते थे, जिसमें फिलामेंट चमकते हुए दिखाए, रेड और है ना, पहले यूज होते थे ज्यादा, अब कम होते हैं, अब तो एलईडी वगैरह ये सब चलते हैं। 60 वॉट का एक बल्ब खरीद लिया, 60 वॉट का, क्या दे दिया उसमें, पावर। उसमें बोला जा रहा है कि यार ब्लू कलर के कितने फोटोन निकलेंगे पर सेकेंड, क्या ब्लू कलर है तो वेवलेंथ कुछ पता चल जाएगी, क्वेश्चन में दिया जाएगा। मतलब अगर मुझे बल्ब का पावर वॉट दे दिया कितने वॉट का है, और बोल दिया जा रहा है यार इस वेवलेंथ के फोटोन एक सेकंड में कितने गिरेंगे, तो मैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकाल सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर 24 पावर और लैम्डा से। किसी भी जो बल्ब है उससे निकलने वाले अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन्स के नंबर्स बता सकते हैं एक सेकंड में कितना आएगा। अच्छा एक चीज और, यहां पर हमने बोला था ये वाली चीज, इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ये तो हमने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि यार
एक फोटोन निकलेगा तो कम एनर्जी गिरेगी, 100 फोटोन गिर गए यहां पर तो ज्यादा एनर्जी आई। ज्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटोन्स के। जितने ज्यादा फोटोन्स होंगे इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। हर चीज की इंटेंसिटी नंबर्स पे डिपेंड करती है। तो मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर लेता हूं, इंटेंसिटी ज्यादा मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा। लिखो इसको जल्दी से। अरे लिख लिया गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक की जो चीजें हमारे पास इकट्ठी हुई है वो देखो यार, ये इससे क्या निकलता है? वर्क फंक्शन, क्योंकि ये क्या है? थ्रेशोल्ड। किस यूनिट में आएगा ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये किस यूनिट में आएगा? जूल। डिफरेंस है। अच्छा, लेकिन इसमें ये किस यूनिट में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम। ये इससे क्या निकलेगा? एनर्जी। लेकिन ये वेवलेंथ किसकी है? थ्रेशोल्ड। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ है, तो इससे उस लाइट की एनर्जी आएगी। और चीज हमने क्या देखी? इंटेंसिटी। क्या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या एनर्जी को एन एच न्यू अपॉन में ए टी, ये क्या जाएगा? स्मॉल एन। तो ये स्मॉल एन एच न्यू अपॉन ए। क्या मैं इंटेंसिटी को पावर अपॉन एरिया, तो यहां से ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें एन की वैल्यू फिर जो आई वो क्या आई? 5 इंटू 10 टू द पावर 24 पावर इंटू लैम्डा। ये है पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन्स। याद रखना है, हम किसी भी लाइट से एक सेकेंड में कितने फोटोन निकलते हैं, हमारे घर में जो लाइट होती है वो भी निकाल सकते हैं। बस पता होना चाहिए कौन सी वेवलेंथ वाले फोटोन पूछ रहा है और उस कितने वॉट का बल्ब है। बस ये थोड़ा फील की चीज है कि यार हम नंबर ऑफ फोटोन ऐसे निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अ लाइट सोर्स ऑफ 100 watt, a light source of 100 watt emits photon of wavelength 400 nanometer. A light source of 100 watt emits photon of 400 nanometer. क्या क्या दे दिया? पावर और वेवलेंथ। Then find out number of photons emitted by source in 10 minutes. Number of photons emitted by source in 10 minutes. यार पावर दिया हुआ है 100 वॉट का, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9। एसआई में है, सब एसआई में चल रहा है। देखो ये एसआई में लिया है ना, मीटर पर सेकंड लिया है ना, तो सब एसआई में ही आना चाहिए फिर। तो यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ये कितना होता है? 5 इंटू 10 टू द पावर 24 पी इंटू वी, पी इंटू लैम्डा। ये तो हमारे पास आ गया। ये कितना आएगा यार? 26 माइनस 9 17, 17 इंटू 2 19, तो यह जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 19। क्या ये आया कि पहले? लेकिन ये क्या है? ये है फोटॉन्स पर सेकंड। एक सेकंड में इतने फोटोन आए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स 10 मिनट में। एक सेकंड में इतना है तो 10 मिनट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 10 मिनट्स में 10 इंटू 60, एक सेकंड में इतना तो इतना 600, तो ये कितना आ जाएगा? 12 20 22 फोटॉन्स। एक 10 मिनट में इतने फोटॉन्स है। A light source S1, a light source S1 emits 10 to the power 15 photons per second, 10 to the power 15 photons per second of 5100 angstrom wavelength. अच्छा, लाइट है, फोटोन निकालेगा,
तो उसने बोला यार 1 सेकंड में इतने फोटोन निकाल रहा है जिसकी वेवलेंथ इतनी है। अनदर सोर्स S2 emits 1.02 into 10 to the power 15 photons per second. 1.02 into 10 to the power 15 photons per second of 5000 angstrom wavelength. ये है पहला वाला सोर्स, इतने फोटोन 1 सेकेंड में इस वेवलेंथ वाले निकाल रहा है, दूसरा वाला इतने फोटॉन्स इस वेवलेंथ वाला निकाल रहा है। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर पावर, वो कितने वॉट के हैं उनका रेशियो। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर पावर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दम ही नहीं है क्वेश्चन। यार आ जाना चाहिए यार, ये एक्सपेक्टेशन कम मत करो। ये फर्जी महाफर्जी क्वेश्चन है। कितना? अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके बराबर है? 5 इंटू 10 टू द पावर 24 पी इंटू लेमडा। अच्छा, ये दोनों के लिए दोनों सोर्स के लिए सेम रहेगा, ये निकालना है। क्या P जो है प्रोपोर्शनल टू n बाय लेमडा आएगा? तो पहले वाले के लिए पावर और दूसरे वाले के लिए पावर, तो इसका रेशियो n1 बाय n2 और वेवलेंथ में उल्टा हो जाएगा ये। अच्छा, फोटोन का रेशियो कितना है? पहले वाले में 10 टू द पावर 15 और दूसरे वाले में 1.02 इंटू 10 टू द पावर 15। वेवलेंथ का रेशियो पहले सेकंड वाले का 500 और इसका 510। अच्छा, हमने वैल्यूज गलत ले ली इसलिए एकदम आज मजा आ जाता, वरना ले लेंगे कुछ वापस, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चेंज कर दूं? नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा 1:1। तो तुम्हें रटने में तो तभी आएगा ना। इसको ये कर लो, इसको ये कर लो। अब देख, क्योंकि आंसर स्टैंडर्ड है ना, नीट है, जेई मेंस है, एज इट इज क्वेश्चन छापे जाते हैं। तो सेकंड वाले की वेवलेंथ इतनी है, उल्टा कर दिया मैंने। करो, कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ रहा है। अरे 1 ही आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है? ये इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 51 आएगा। 51 कैंसिल। यार ये पढ़ा होगा तुमने, अगर किसी सरफेस पर फोटोन या लाइट गिर रही है तो वो लाइट या फोटोन उस सरफेस पर फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करता है। वैल्यू पता है इनकी कितनी है? क्योंकि फोटोन थ्योरी में पढ़ा होगा तुमने। अच्छा, वो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डिराइव किया है? क्या है? चलो, अब मान लीजिए हमारे पास में कोई सरफेस है। चलो, इसमें पहली चीज लेते हैं, जो सरफेस है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि उस पर लाइट गिरेगा तो वो पूरा उसको रिफ्लेक्ट। अच्छा, लाइट गिर रहा है मतलब क्या आ रहा है? फोटोन। क्या ये फोटोन का इनिशियल मोमेंटम पता है? मोमेंटम कैसे निकालते हैं? h बाय लैम्डा। ये फोटोन का मोमेंटम हो गया। एक ही फोटोन आएगा क्या? बहुत सारे हैं। कितने? n। कैपिटल स्मॉल? नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कैपिटल। तो ये फोटोन आ गया, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो जितना इधर जाएगा उतना ही उधर आएगा। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में ये फाइनल फोटोन हो गया, ये मोमेंटम हो गया। ये यार मोमेंटम तो वेक्टर है, तो माइनस लगेगा, इधर प्लस तो इधर माइनस। क्या चेंज इन मोमेंटम बता सकते हो? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यह आ जाएगा माइनस में एन एच अपॉन लैम्डा माइनस एन एच अपॉन लैम्डा। कितना हो जाएगा? माइनस में 2n h अपॉन लैम्डा। अच्छा, माइनस तो क्या बता रहा है? तो उसको मैग्नीट्यूड अगर मैं लूं तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास में जाएगा 2n h अपॉन लैम्डा। सिंपल सी चीज।
अच्छा, अब हम फोर्स निकाल रहे हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में तुमने पढ़ा होगा फोर्स की वैल्यू। फोर्स जो होता है एवरेज में, वैसे तो dp बाई dt होता है, लेकिन अगर मैं बड़ा इंटरवल ले रहा हूं तो एवरेज। तो यहां पर ये एवरेज फोर्स जो लगा वो डेल पी बाय डेल टी। डेल पी की वैल्यू कितना है 2n h अपॉन लैम्डा अपॉन में टाइम। ये देखा देखा लग रहा है, क्या है? स्मॉल है। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 स्मॉल n h बाय लैम्डा। ये n की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, याद है? p लैम्डा अपॉन एच सी। अरे ये वो जिससे ये वाला फॉर्मूला बना था, ये वाला यही था, अपॉन में ये h लैम्डा, ये h से h कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। तो फोर्स जो आया वो आया 2p बाय सी। अच्छा, ये p क्या है? पावर। यहां p जो है वो पावर है। ये चीज क्लियर है? ये तो आया फोर्स, मुझे और क्या चाहिए? प्रेशर। प्रेशर निकालने का तरीका क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स तो आया 2p बाय सी अपॉन में एरिया। अरे पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी, तो ये आ जाएगा 2i बाय सी। ये किसके लिए आया? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस आया, अच्छा याद रखने का तरीका देखो, सिंपल सी चीज है, ये सीधा पूछा जाता है, इतना सब बार बार थोड़ी ना करोगे यार। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो इधर गया वापस इधर आया, तो ये 2 जो है वो चेंज के कारण ही है। क्या 10 इधर आया -10, तो ये 20 हो जाता। मोमेंटम पहले 10 है, टकराकर -10 हो जाएगा तो चेंज 20 होगा, यानी कि डबल। इसलिए 2 जो है वो इस कारण नहीं आ रहा। तो ये 2 जो है 2 पावर अपॉन सी, लाइट की स्पीड, और पावर को एरिया से डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगा। अब इसमें अलग अलग केस बनेंगे। ये तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। अच्छा, तुमने एनएलएम के अंदर क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, अगर कोई एंगल पर टकराए तो, जैसे मान लो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, लेकिन लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, ये थीटा, और ऐसे चली गई थीटा पर। अच्छा, मोमेंटम इनिशियल ये है, फाइनल ये है, लेकिन अब इससे जब एंगल पे चलता है तो क्या काम करते थे? कंपोनेंट्स। अच्छा, जब तुमने एनएलएम में काम किया होगा तो ये वाला कॉस आता था, क्योंकि ये थीटा है तो ये कॉस, और ये क्या आएगा? माइनस में। चेंज कहां हुआ? एक्स डायरेक्शन में चेंज हुआ या वाई डायरेक्शन में? यहां पर मोमेंटम जो आएगा वो p cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, और ये जब इधर जा रहा है तो ये भी इधर भी p साइन थीटा ही है। क्या इस डायरेक्शन में आते वक्त और जाते वक्त डायरेक्शन चेंज हुई क्या? तो यहां पर मोमेंटम में कोई चेंज, और मोमेंटम में जब चेंज नहीं आता तो फोर्स, वाई डायरेक्शन में कभी भी फोर्स नहीं लगता है दीवार पर जब भी हम कुछ चीज फेंकते हैं तो, लेकिन एक्स डायरेक्शन में इधर जाते वक्त ये था और आते वक्त इधर होगा। जब यहां जा रहा है तो ये वाला एरो है, और जब इधर जा रहा है तो ये वाला एरो। डायरेक्शन चेंज तो मोमेंटम चेंज। लेकिन अब यहां पर कौन सा वाला कंपोनेंट आया? कॉस। तो यहां पर जो फोर्स आएगा, क्या फोर्स में पावर आती है? तो अब पावर p नहीं, p cos थीटा अपॉन c होगा। क्या प्रेशर, प्रेशर निकालना था, उसमें I आता है, अब I नहीं, I cos थीटा बाय c होगा डायरेक्ट। अच्छा, क्योंकि एंगल ये दिया, अच्छा एंगल ये दिया होता तो साइन आता है, तो इस साइन का फॉर्मूला बन जाता। ये तो थी हमारे पास में जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लास्ट थर्ड, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हुई तो इनिशियल मोमेंटम ये आता, लेकिन उसके आगे क्या लिखा होता? कॉस। फाइनल ये आता, लेकिन आगे क्या लिखा होता? कॉस। तो ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई थोड़ी ना होंगे, वो तो p इंटू कॉस, p इंटू कॉस, तो 2p कॉस होता, 2 आ जाता, स्क्वायर थोड़ी ना होता। अरे इधर 10 है, इधर 10, -10 है, तो 100 आएगा या 20 आएगा? मैं ये बोल रहा हूं तुमसे कि कॉस स्क्वायर क्यों सोच रहे हो? क्यों? क्या लॉजिक है कॉस के? फोर्स ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा फोर्स, देखो काइनेमेटिक्स एनएलएम से सीखते हैं। इसका मोमेंटम है mv, मतलब यहां जब टकरा रहा है तो मोमेंटम कितना है? mv।
तो क्या मैं मोमेंटम का एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, तो क्या लिख दूं इसको, mv cos थीटा, और जब ये टकरा के इधर जा रहा है तो ये वाला कितना आएगा, माइनस में mv cos थीटा। क्या इधर मोमेंटम में चेंज आया, क्या इधर मोमेंटम में चेंज नहीं आया? हमें पता है मोमेंटम में चेंज y डायरेक्शन में 0, तो y डायरेक्शन में फोर्स 0, y डायरेक्शन में फोर्स आएगा ही नहीं। मोमेंटम में चेंज किस डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में आएगा, x में, तो फोर्स x डायरेक्शन में। अच्छा, इस पार्टिकल ने इस दीवार पर फोर्स इधर लगाया होगा और दीवार ने पार्टिकल पर इधर लगाया होगा, तिरछा नहीं चलता है क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम ही नहीं है। ये मत सोचो कि यहां पर दीवार है, ये पार्टिकल इधर आ रहा है तो फोर्स या तो इधर या इधर लगेगा, नहीं, गलत है। फोर्स हमेशा x डायरेक्शन के अलोंग ही लगता है। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ है। जब मोमेंटम चेंज होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तभी फोर्स लगता है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम y में हुआ ही नहीं चेंज, तो y में फोर्स ही नहीं आएगा, फिर तो कहां आएगा, x में। तो फोर्स x डायरेक्शन में ही लग रहा है और कहीं नहीं लग रहा है। तो तिरछा नहीं लग रहा कि तिरछा टकरा है तो तिरछा फोर्स लगेगा, नहीं, x में लगेगा। क्यों, तुम्हें क्या बता, ये बता रखा है। चलो, वो जो सर ने करा रखा है, जो भी पता नहीं क्या सोच सके क्या है, लेकिन ये मान लो यार, तो यार एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। मैंने कोलिजन पढ़ाया तुम्हें, कोलिजन में ये डायग्राम नहीं बनाया क्वेश्चन में? क्या कोलिजन, ये वाला कंपोनेंट कोलिजन करते हैं क्या? जब ये कोलिजन नहीं कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज, स्पीड में चेंज नहीं था, और जब स्पीड में चेंज नहीं, मोमेंटम में चेंज नहीं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं। इनिशियल मोमेंटम यहां था, फाइनल यहां आया तो चेंज भी y में ही आया, और जब मोमेंटम में चेंज y में आया तो फोर्स भी सीधा y में, तो फोर्स के कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, फोर्स सीधा y में लगेगा। पार्टिकल ने ग्राउंड पर नीचे लगाया होगा, ग्राउंड ने उसका रिएक्शन ऊपर दिया होगा, बस ये हमारे पास में आ गया है मोमेंटम के बारे में। थर्ड एक और केस है, जब सरफेस जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होती है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का मतलब फॉर्मूला से नहीं बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट बता रहा हूं। सर ने जो भी मैंने जस्ट अभी नोट्स देखे थे तो उसमें कुछ I प्लस R पता नहीं क्या जो लिखा हुआ है, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास में ये जो सरफेस है जिस पर फोटोन गिर रहा है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इनिशियल फोटोन जो आया उसका मोमेंटम क्या NH बाय लैम्डा आएगा, लेकिन बाद में कुछ आया ही नहीं क्योंकि इससे तो पूरा, तो फाइनल मोमेंटम 0 आया ही ना, इससे सब खा गए। अच्छा, पहले 2R, ये 2 क्यों आ रहा था, इधर जितना था इधर भी उतना ही था, इसलिए डबल 10 इधर आया, -10 तो कितना हो जाएगा 20 हो गया था। लेकिन यहां पर अब आ ही नहीं रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या यही वैल्यू आएगी, तो ये अपॉन में टाइम, तो स्मॉल n बन जाएगा। यानी कि इस वाले फॉर्मूले में वहां जो 2 आ रहा था वो 2 नहीं आएगा। तो डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू, फोर्स कितना आ जाएगा, पावर अपॉन C। प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I/C। ये डायरेक्ट जब वो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, मान लो एक सब अभी हमने लिखा नहीं ना कुछ भी, वर्बली सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये पावर अपॉन C है, ये क्या है, इंटेंसिटी अपॉन C। वर्बली सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये एक लाइट का सोर्स है जो 10 वॉट का है। अगर ये 10 वॉट का हुआ और ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हुआ तो यहां भी कितना जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा टोटल ऊपर 20, तो आंसर आएगा 20 अपॉन C। अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हुआ तो 10 गया, निकलेगा कितना, तो कितना आएगा 10। अगर ये 40% एब्जॉर्ब करता है, इंसिडेंट कितना हुआ 10, एब्जॉर्ब कितना किया 40%, 10 का 40% 4, तो निकलेगा कितना, 10 आया, 6 आया, डिफरेंस 16 साइन। अरे एक की वेलोसिटी इधर 10 है, एक की इधर 10 है, क्या डिफरेंस 0 हुआ,
10 माइनस माइनस 10 20, तो 10 माइनस माइनस 6 16, तो आंसर क्या आएगा फोर्स का 16 अपॉन सी। ये डायरेक्ट वैल्यूज निकल रही, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो चेंज, जैसे यहां पर पूरा आ रहा था तो 2p अपॉन सी, वहां एंगल पे आ रहा था तो 2p cos थीटा अपॉन सी, वहां पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो सिर्फ एक ही आया तो p अपॉन सी। कुछ एब्जॉर्ब कर ले, मान लो 30% एब्जॉर्ब कर लेता है तो 10 गया, 30% यानी कि 3 एब्जॉर्ब किया तो आएगा कितना 7, तो ये 10 ये 7 चेंज 17, तो फोर्स की वैल्यू 17 अपॉन सी, सी की वैल्यू तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 रख दोगे। ऐसे इंटेंसिटी भी प्रेशर भी बन जाएगा। लिखो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट केस में और थर्ड केस में सरफेस का डिफरेंस है, एक रिफ्लेक्टिंग है परफेक्टली और एक परफेक्टली एब्जॉर्ब है, लेकिन इंसिडेंस कैसा है नॉर्मल, सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंस। यहां सेकंड वाले में एंगल में अ लाइट सोर्स, एक ही क्वेश्चन, अ लाइट सोर्स ऑफ 15 watt, 15, a light source of 15 watt incident normally on surface which reflect 40% of light. Find out force exerted by light on surface. Find out force exerted by light on surface. अच्छा, दोनों में डिफरेंस है, एक मिनट ध्यान रखना, ये जो स्मॉल p चल रहा है ये मोमेंटम है और जो फाइनल हमारे आ रहे हैं वो पावर है 2। आगे क्या? अच्छा, कितना पावर आया था? ये कैपिटल P है पावर, कितना था 15 वॉट। अच्छा, कितना रिफ्लेक्ट हुआ 40%। क्या 40% यानी कितना होगा 6, तो 6 वॉट आया, तो चेंज इन पावर। अच्छा, पावर में चेंज बोल रहा हूं मैं, अदर पूरा ही जाता 15 तो 30 हो जाता, लेकिन अभी ये कितना होने वाला है 21, तो फोर्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 21 अपॉन सी, 2p की जगह डेल्टा p। ये मोमेंटम में चेंज नहीं है, ये प्रेशर है। p प्रेशर तो 2p लिखा था, वहां पर p प्रेशर और 0 प्रेशर तो p लिख दिया था। यहां पर 15 और 6 ये माइनस में तो 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 21 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 7 इंटू 10 टू द पावर -8। फोर्स है तो न्यूटन। इतना बहुत कम फोर्स लगा, ज्यादा फोर्स लगता तो हम फील करते, क्योंकि अभी एम्पेयर क्या गिर रहे हैं लाइट फोटोन, तो वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई धक्का नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इतना कम फोर्स लगता है, इतना कम। ज्यादा लगता तो हम लाइट की जला दी, हमें धक्के लग रहे हैं, ऐसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास से प्योर फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट करेंगे। पूरा बेस बन चुका है फोटो इलेक्ट्रिक का, 2/3 पार्ट हो चुका है फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्चुअली, तो अब बस न्यूमेरिकल और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इससे सारा काम हो जाएगा।